इस पूरे हफ्ते के दौरान हमने देखा बाजार में काफी उठापटक रही, काफी उथल-पुथल रही। हफ्ते की शुरुआत काफी कमजोर रही और इस तरीके से कहा जाए तो मई महीने की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही दिन सोमवार को बाजार में जबरदस्त गिरावट आई और सीधे हमने 9900 के आसपास के स्तर से निफ्टी को फिसलते हुए देखा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना चाहें तो बाजार की तस्वीर कैसे बनेगी, उसके लिए जरूरी है ये समझना कि हमारी अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसे बनेगी। और इसको समझाने के लिए हमारे साथ आज हैं प्रसेनजीत के बसु, जिनको हम संक्षेप में पीके बसु भी कहते हैं प्यार से। फाउंडर और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं realeconomics.com के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। बसु जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहली चीज तो यही कि जो अर्थव्यवस्था को लेकर के आपका अनुमान है, चारों तरफ वैश्विक मोर्चे पर हम देखें या खुद भारत में देखें, सब जगह एक ही कहानी चल रही है कि कोरोना वायरस को लेकर के जो महामारी फैली हुई है, इसके चलते सब तरफ अर्थव्यवस्था का चक्का जाम है। तो ऐसे में शेयर बाजार का चक्का कैसा चलेगा? पहले अर्थव्यवस्था को समझा दीजिए कि आपका अंदाजा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आगे के लिए क्या है। देखिए, मेरे ख्याल में भारत की वास्तविक जीडीपी मौजूदा तिमाही में 10% साल दर साल अनुबंध गिरेगी इस तिमाही पे, और इसके बाद यह प्रत्येक तिमाही में तेजी लाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप फिस्कल ईयर 2020-21 में मेरे उम्मीद से 2% की वृद्धि होगी वास्तविक जीडीपी पे पूरे साल में। और अगर अगले साल पे ध्यान दें तो फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए हम इस वर्ष 0.9% की ब्याज दरों में और कमी के बाद वास्तविक जीडीपी 8% से अधिक बढ़ने की उम्मीद करता हूं अगले साल फिस्कल ईयर 2021-22 में। और दो प्रमुख कारक आर्थिक सुधार में मदद करेंगे। एक है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, जिसको ग्लोबल वैल्यू चेन्स को भारत में स्थानांतरित करना और कम तेल की कीमतें, ये दोनों चीजें हमें बहुत मदद करेगी अगले साल। और हाँ, यही है। सो इस साल देख रहा हूं 2% की सिर्फ बढ़ती होगी वास्तविक जीडीपी में, अगले साल 8% के अधिक। आपने जो 2% रियल जीडीपी ग्रोथ का अंदाजा लगाया है, हमने कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को देखा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर ये लॉकडाउन का झमेला जून के अंत तक चला, हमारी इकोनॉमी जो है वो अगर जून तक वापस कम से कम एक न्यू नॉर्मल, जिसको हम कहें कि भाई कोरोना का डर है, उसके बीच में आप अर्थव्यवस्था को जितना खोल सकते हैं उतना खोलिए, उस हद तक भी अगर सामान्य नहीं कर पाए तो फिर वैसी हालत में एक निगेटिव ग्रोथ भी हमें इस फिस्कल ईयर में देखने को मिल सकता है। इस डर को, इस आशंका को आप कितना सही मानेंगे? हाँ, देखिए, मेरे ख्याल में इस तिमाही, मौजूदा तिमाही में 10% की अनुबंध करेगी, पर इसके बाद हर क्वार्टर, हर तिमाही हम देखेंगे कि तेजी आ रहा है। और क्योंकि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं वो चाइना से निकल के किसी और देश में उनके स्थानांतर करना जरूरी होगा। और मेरे ख्याल में भारत में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट आई है और जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए जितने इंसेंटिव्स इस सरकार ने पिछले महीने में मार्च के अंत में
बहुत बहुत अच्छे तरह की इंसेंटिव्स की घोषणा की है। इसके वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट निवेश हमारे देश में बहुत बहुत ज्यादा आएगा। और इसके कारण मैं देख रहा हूं कि अगले साल हमारे वास्तविक जीडीपी में बहुत ही मजबूत होगा। जी, आपने अपनी जो रिपोर्ट निकाली है 30 अप्रैल को, उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि जो चीन से निकल करके कंपनियां किसी और देश में जाना चाहती हैं, उन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत काफी अच्छी स्थिति में है, बहुत वेल पोजिशन्ड है, बेस्ट पोजिशन्ड आपने असल में कहा है। और इसके चलते ही आप ये कह रहे हैं कि जो इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही है, या आप शायद कह रहे हैं कि इस कैलेंडर ईयर 2020 की जो दूसरी छमाही होगी, सेकेंड हाफ होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट लेड रिबाउंड यानी इन्वेस्टमेंट पर आधारित तेजी अर्थव्यवस्था में आएगी। लेकिन हाल में हमने कई सारी ऐसी खबरें देखी कि जो कंपनियां चीन से निकल रही हैं वो हमारे यहाँ आने के बदले वियतनाम, ताइवान, इस तरह के देशों को ज्यादा प्रेफर कर रही हैं, प्राथमिकता दे रही हैं। वियतनाम पे बहुत बहुत निवेश हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। पर जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स की जो रिफॉर्म्स आई है और आकर्षणीय जो इंसेंटिव्स इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए है घोषणा की है इस सरकार पिछले 6 हफ्ते में, इसके दौरान भारत में बहुत निवेश होने का आवश्यकता है। और हम देखेंगे कि ताइवान के भी कंपनीज यहाँ बहुत आएंगे और करीब 1000 कंपनीज के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है और ये सब आएंगे अगले महीनों में और निवेश करेंगे भारत में। जी, तो इस पर्सपेक्टिव के बीच में अगर हम शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो आपका मार्केट आउटलुक क्या है अगले कुछ महीनों के अंदर? तो इस साल बाजार लगभग 24% नीचे हैं, इसलिए शेयर की कीमती अब अपेक्षाकृत सस्ती बोला जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाजार में इस साल के बाकी महीनों के मुकाबले अधिक रुझान रहेगा, तो मैं पॉजिटिव ही हूं अगले महीनों के आउटलुक पे। लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि हम एक बेयर फेज के अंदर आ चुके हैं इंडियन मार्केट के लिए, वो भारतीय बाजार के लिए कह रहे हैं कि मंदी का दौर आ चुका है, बेयर फेज आ चुका है, तो आप बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखिए। बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि शायद निफ्टी में जो हमने एक रिसेंट बॉटम देखा था, हाल में एक निचला स्तर देखा था 7500 के आसपास का, वो लेवल भी टूट सकता है, ऐसी आशंका बहुत लोग जता रहे हैं। तो आप लगता है इससे सहमत नहीं है? देखिए, तकनीकी रूप से ये सच है कि हम इस साल एक मंदी का बाजार में हैं, बेयर फेज या बेयर मार्केट में हैं। लेकिन पिछले महीने के दौरान बाजार ऊपर की ओर चल रहा है और यह जारी रहने की संभावना है अगले महीनों में, क्योंकि इतनी गिरवार हुई है पहले मार्च महीने में, इसके बाद वैल्यू हैज कम बैक टू द मार्केट, जिसको कहते हैं। और किन लेवल्स पर आपको लगता है कि जब भी मार्केट उन नीचे के लेवल्स पर जाएगा तो वापस वैल्यू इमर्ज हो जाएगी और वापस वैल्यू बाइंग शुरू हो जाएगी बाजार में? ये वैल्यू हैज रिटर्न, क्योंकि इतने
इतनी गिरियाट मार्केट 24% नीचे आ गई है। और इससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी अर्निंग्स में इतनी खराब भी नहीं थी, स्टॉक सब सस्ती हो गई है और अब निवेश करना चाहिए। और जो पिछले 1 महीने में निवेश किए चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी मुनाफा उनके हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अगले 2-3 महीने अर्थव्यवस्था में भी थोड़ी सी मुश्किलात रहेगी, पर उसके बाद इकोनॉमी भी सुधार में आ जाएगा और मार्केट में भी। क्या कोई लेवल आपको दिखता है जो आपको लगता है कि प्रोटेक्टेड है एक तरीके से, कि भाई उसके नीचे जाने का डर आपको नहीं लग रहा है इस समय? हाँ, ट्रेंड नीचे नहीं होगा मेरे ख्याल में। यहाँ से धीमी गति से मार्केट रिकवरी चलता रहेगा अगले 5-6 महीने। जी, अभी आपने जिक्र किया कि कंपनियों के रिजल्ट उतने कमजोर नहीं हैं, तो लेकिन ये जो रिजल्ट हैं वो जनवरी टू मार्च क्वार्टर के हैं। तो यहाँ पे तो लॉकडाउन लगा ही मार्च के आखिरी हफ्ते में, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हॉल्ट आया वो मार्च के आखिरी हफ्ते से आया है। इसलिए जो कमजोरी हमें देखनी चाहिए वो अप्रैल टू जून क्वार्टर में, यानी जब अगली बार हम तिमाही रिजल्ट्स को रिव्यू कर रहे होंगे, उस समय हमें असल में कमजोरी दिखेगी और तब हमें असल में पता चलेगा कि हालात कितने खराब हुए। जैसा आपने खुद ही कहा कि 10% कॉन्ट्रैक्शन आप देख रहे हैं Q1 में। जी, Q1 तो की जीडीपी में 10% अर्निंग्स में और इससे भी ज्यादा असर पड़ेगी, क्योंकि कई कंपनीज होंगे जिसमें जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सेक्टर्स में तो ये जो अप्रैल टू जून क्वार्टर विल बी अ वॉश आउट। बिल्कुल। तो पिछले जो तिमाही पिछले अंतिम तिमाही के लिए बिक्री और मुनाफा कमजोर आ रहा है, लेकिन उतनी विनाशकारी नहीं है जितनी अगली तिमाही में होगी। अगली तिमाही जैसे जो अप्रैल टू जून। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था के दोबारा खुलने के बाद मुनाफे में सुधार होगा। तो जो सितंबर क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर से हम सुधार देखेंगे, प्रॉफिट्स, मुनाफा में भी और सेल्स में भी। और उसके बाद रिकवरी देखा पाएगा। जी, तो क्या आप ये सोच रहे हैं, ये मान रहे हैं कि जो अप्रैल जून क्वार्टर में वॉश आउट होना है उसको मार्केट ने पहले ही फैक्टर इन कर लिया है? जो मार्च में हमने गिरावट देखी थी वो गिरावट चीजों को अपने अंदर समेट चुकी है पहले से, और अब यहाँ से जो आप रिकवरी कह रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में रिकवरी आएगी वापस, उस रिकवरी को मार्केट फैक्टर इन करना शुरू करेगा? बिल्कुल। अगर आप देखिए ये जो ईयर टू डेट इस साल के जो 23-24% की गिरावट हुई है मार्केट में, वो मेरे ख्याल में वो एंटिसिपेट करता है कि इस क्वार्टर, इस तिमाही में बिल्कुल वॉश आउट, जैसे कि आपने कहा वॉश आउट होगा। तो वो जो वॉश आउट आप कह रहे हैं वो प्राइस्ड इन हो गया है मार्च महीना में ही, और अब रिकवरी में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। तो ये जो अगर फॉरवर्ड लुकिंग होना है तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि रिकवरी की कौन तरीका का रिकवरी होगा, कहाँ रिकवरी होगा, और
उस सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए। जी, तो उस रिकवरी को ध्यान में रख करके अभी आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं? किस तरीके से हमें अगले कुछ महीनों के दौरान शेयर चुनने चाहिए? किस तरह के सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कुछ खास नाम अगर आप बोलना चाहें, कौन से होंगे? हाँ, तो पहला है कि ये कमजोर मुद्रा के लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जैसे कि एक्सपोर्टर्स जैसे TCS, इन्फोसिस, L&T इन्फोटेक और टेक महिंद्रा। ये जो कंपनीज हैं इन पे उतना असर नहीं पड़ा है इस लॉकडाउन पे, क्योंकि ये लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इनके जो डिमांड है, इनके जो प्रोडक्ट्स के डिमांड, वो भी उस पर भी उतना असर नहीं पड़ेगा। और HEG और एक एक्सपोर्टर हैं जो मेरे ख्याल में आकर्षणीय है। और फार्मास्यूटिकल्स पे ध्यान देना चाहिए, जैसा सिप्ला, सन फार्मा, ल्यूपिन जैसे फार्मास्यूटिकल्स निर्माता पे निवेश करना चाहिए। और जो मजबूत वित्त नाम जैसे हैं, मजबूत नाम जैसे कि HDFC बैंक और ICICI सिक्योरिटीज, क्योंकि ब्याज दर की जो कमी आएगी, मेरे ख्याल में 0.9% या 90 बेसिस पॉइंट्स की इंटरेस्ट रेट कट मैं देख रहा हूँ होने वाला है अगले कई महीनों में, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगी इंडिया में। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी थोड़ा सा निवेश करना चाहिए। तो HDFC बैंक और ICICI सिक्योरिटीज, ये दोनों नाम मेरे टॉप पिक्स हैं। और ऑटो सेक्टर, जिसको कहते हैं बीटन अप सेक्टर्स हैं, और जो रूरल डिमांड होने का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि रबी क्रॉप जो आ रहा है वो बहुत ही मजबूत होगा। तो मेरे ख्याल में बजाज मोटर और हीरो मोटर कॉर्प जैसे ऑटो नाम में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आप देना चाहेंगे जो नाम आपने बताए हैं उन पर? नहीं, कोई डिस्क्लोजर्स के बारे में कोई नाम है। आई don't hold any of those stocks. I have done a little bit of business with ICICI Securities as a client, but otherwise और कोई disclosures नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए।